हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव। और जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, आज हम जिक्र करने वाले हैं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी मौर्य साम्राज्य के जो प्रतापी राजा हुए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या उनके पुत्र बिंदुसार हो या अशोक हो। आज हम दो शासक के बारे में जिक्र करेंगे और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। एक तो क्वेश्चन आता है दशरथ से, और दशरथ के पिताजी का नाम है कुणाल। ये आपको पता होना चाहिए कि कुणाल को ही हम लोग तीवर के नाम से जानते हैं। और मेगास्थनीज ने जो इंडिका की पुस्तक लिखी है और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे हैं, वहाँ पे इसके बारे में जिक्र होता है। इसके अलावा अगर हम अशोक के शिलालेख देखें तो अशोक ने अपने शिलालेख में भी अपने पुत्र के बारे में जिक्र कर रखे हैं। तो हम बात करते हैं दशरथ के बारे में। दशरथ वो शासक है जो अशोक के पोता है। कहा जाता है कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कि अशोक के जो पुत्र थे कुणाल, उन्होंने भी 8 सालों तक शासन किया था। और उनके जो पुत्र हुए यानी दशरथ, इन्होंने भी 8 सालों तक शासन किया था। यानी अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए वो सही तरीके से अपने शासन को चला नहीं सके, जिसके कारण मौर्य व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो ये हमारे थे दशरथ। दशरथ के बारे में अगर हम जाने तो दशरथ इसलिए प्रसिद्ध है, ये अशोक से रिलेट करके इनको पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दशरथ और अशोक, जैसा कि मैं बताया था कि अशोक जो हमारे थे वो बौद्ध धर्मावलंबी थे, और अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। और आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो एक जैन धर्मावलंबी है। तो ये अशोक जो है हमारे, अशोक और दशरथ दोनों आजीवकों को रहने के लिए, ये जो है व्यक्ति, ये आजीवक को रहने के लिए बराबर में एक गुफाओं का निर्माण करवाते हैं, और इसके साथ साथ अशोक भी करवाते हैं। और मेंस का एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, और ये इस बार 68 के मेंस में क्वेश्चन, 67 के मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया कि मौर्य कला के बारे में व्याख्या कीजिए। तो जब मौर्य कला के बारे में व्याख्या करने के लिए बोला जाता है तो अशोक और दशरथ का तो जिक्र होता ही होता है। अगर आप अशोक और दशरथ को अधूरा छोड़ दोगे, मतलब आपका आंसर राइटिंग जो क्वेश्चन है वो अधूरा रह गया, क्योंकि मौर्य कला में अशोक तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ दशरथ भी आएंगे। आपने देखे थे स्तंभ लेख के बारे में, शिलालेख के बारे में, आप एकास्मक पत्थर के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि इस तरीके के स्तंभ लेख हुआ करते थे, स्तंभ हुआ करते थे, इनके ऊपर चित्र बना हुआ रहता था। ठीक है, तो ये अशोक बनवाए थे। अब दशरथ के बारे में बेसिक बातें, आप बस 2 बातें याद रख लेना कि दशरथ अशोक के पौत्र हैं, कुणाल के पुत्र हैं, और दशरथ आजीवकों को रहने के लिए बराबर में गुफाओं का निर्माण करवाया था, और ये भी बौद्ध धर्मावलंबी है। इसके अलावा मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हमारे थे वो बृहद्रथ है। ये बात आप एक लास्ट याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब हम चलते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य, देखो अगर आप मौर्य पढ़ोगे तो आपको 2 बातें पढ़नी पड़ेगी, 2 पुस्तक आपको भूलना नहीं है। एक हमारा है ये मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हो वो सोलिकोस निकेटर के राजदूत थे। और दूसरे थे हमारे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र और इंडिका में मौर्य साम्राज्य की सारी व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है, और उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बातें कही गई है, यहाँ पे बेसिक बातें दिया हुआ है। तो अगर मैं क्षेत्र की बात देखूं तो शासन व्यवस्था 5 भाग में बटा हुआ था मौर्य साम्राज्य का। एक था उत्तरापथ यानी उत्तर का क्षेत्र, और ये तक्षशिला का क्षेत्र था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। मैं बार बार आपको बताया था कि मौर्य वंश के जो हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला ही थे। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ाई यहीं पे पूरी हुई थी। इसके अलावा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ यानी कि मौर्य का साम्राज्य जो था हमारे अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर हम ऊपर चले जाएं तो, नीचे चले जाएं तो हमारा एक आता था मद्रास का क्षेत्र। ये सारे का सारा मद्रास का क्षेत्र ये कवर करके रखे थे। कलिंग की राजधानी थी तोसली, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कलिंग की राजधानी तोसली थी मौर्य साम्राज्य में। अब ये कलिंग का क्षेत्र था कहाँ? तो आप जो भारत का हर्ट देख रहे हो, बीच का क्षेत्र, चाहे उसमें बिहार आ जाए, बंगाल आ जाए, झारखंड आ जाए, MP आ जाए, ये क्षेत्र हमारे पड़ते थे कलिंग के। तो ये शासन व्यवस्था 5 क्षेत्र में बटे थे। इसके अलावा नगर प्रशासन की बात की जाए तो इंडिका, यहाँ से फिर से ये पुस्तक की नाम आ गई, मौर्य साम्राज्य में
दो तीन व्यक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो हमारे मेगास्थनीज हो गए, दूसरे हमारे हो गए चाणक्य, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की पुस्तक इंडिका में यह बताया गया है कि नगर प्रशासन का 6 भाग था। पहला था शिल्पकला समिति। शिल्पकला समिति मतलब ये कि साम्राज्य का वास्तु शास्त्र जो था ये मंत्री देखा करते थे, यानी कहाँ क्या बनना है, सड़क का निर्माण या नगर का निर्माण जो भी करवाना था वो शिल्पकला के हाथों में था। दूसरा था विदेश समिति। विदेश समिति ऐसा विभाग के लोग होते थे इसमें कि अगर विदेश से कोई भी व्यक्ति आ रहे, उनका रहना सहना, उनका आने जाने का प्रबंध करना, ये सब विदेश मंत्री करते थे। जनसंख्या, ये जनसंख्या विभाग थी, यानी हमारे साम्राज्य की जनसंख्या आप देखोगे मौर्य साम्राज्य में तो आज से जो व्यवस्था हमारी समाज की है उससे कहीं अधिक अच्छी तकनीक थी मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में भी जनगणना की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना का जिक्र मिलता है और जनगणना के हिसाब से यह तय किया जाता था कि हमारा साम्राज्य किस हिसाब से प्रसिद्ध हो रहा है या उसका डाउनफॉल होता जा रहा है। उद्योग व्यापार थे, वस्तु निरीक्षक था और कर व्यापारी थे। ये 6 नगर प्रशासन में बटे थे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रीय शासन विभाग, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। केंद्रीय शासन विभाग मतलब केंद्र के मंत्री, जिस तरीके से आप हमारे सांसद में भी देखते होंगे केंद्र के मंत्री होते हैं, तो उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में केंद्र के मंत्री बड़ा इंपॉर्टेंट थे और सबसे इंपॉर्टेंट थे पुरोहित, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। और ये दोनों विभाग था पहले कौटिल्य के पास। और मैं आपको बताया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में कौटिल्य प्रधानमंत्री तो होते ही होते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री बनते हैं खल्लाट। तो पहले पुरोहित होते थे कौटिल्य, उसके बाद बने खल्लाट। समाहर्ता, राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था यानी टैक्स वसूलने वाला, उसे समाहर्ता कहते थे। प्रदेष्टा, आप ये सारी जो बातें लिखी है एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लेना। पूछा क्या गया है आपको, दंडपाल पूछा गया है। जैसे इस तरीके से आज भी हमारे वर्तमान समाज में क्या होता है, एक फौजदारी मुकदमा होती है, एक दीवानी मुकदमा होती है। यहाँ भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि दंडपाल जो होता था वो सेना सामग्री जुटाता था। अनंतपाल जो होते थे वो एक अनंतपाल था, एक दुर्गपाल था। अनंतपाल का काम था, जैसे हमारे अभी वर्तमान में बीएसएफ के जवान लोग करते हैं कि बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, तो उस समय अनंतपाल हुआ करते थे जो बाहरी सीमा की रक्षा करते थे। और एक होते थे दुर्गपाल। दुर्गपाल का काम होता था भीतरी सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करना। और एक थे आटविक। आटविक मतलब होता है वन, यानी वन विभाग का प्रधान को हम लोग कहते थे आटविक। तो ये 18 विभाग थे। 18 में से जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा गया है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। गुप्तचर, इनकी गुप्तचर व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। जैसे हमारे पास भी 2 विभाग है गुप्तचर का, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भी। एक हमारे तो आईबी हो गए और दूसरा हो गया रो। ये गुप्तचर विभाग हमारे पास है, ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और ये उसी तरीके से हमारे गुप्तचर व्यवस्था भी हमारे मौर्य साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध थे। एक थे संस्था और एक था संचार। संस्था उस गुप्तचर को कहा जाता था जो एक जगह पे अस्थायी रूप से रहकर गुप्तचरी का काम करे, और संचार कहते थे घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले। जैसे आप आईबी को जानते होंगे, आईबी का काम है हमारे देश के आंतरिक स्थिति, आंतरिक गुप्तचरी का काम करना, जबकि रॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ऐसा नहीं कि आईबी नहीं करती है, बट ये रॉ इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। उसी तरीके से यहाँ पे संस्था और संचार थी। संस्था में कुछ विभाग थे और जो विभाग थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग था। सबसे पहले था कप्टिक। संस्था में कुछ लोगों का सेक्शन बना दिया गया था, यानी कैसे कैसे लोग किस सेक्शन में होंगे। ये काप्टिक में थे विद्यार्थी, यानी कुछ लोग, जैसे आप देखे होंगे एक शाहरुख खान का मूवी था, उसमें शाहरुख खान स्टूडेंट बनकर जाता है और गुप्तचरी का काम कर रहा था। उसी तरीके से यह विद्यार्थी विभाग था कि कुछ ऐसे गुप्तचर थे जो विद्यार्थी बन के चले जाते थे वहाँ पे, एक तहसीला हो गई या फिर और भी शिक्षण के केंद्र थे, वहाँ पे गुप्तचरी का काम करते थे। एक होता था उदास्थित, ये सन्यासी लोग होते थे। अगर अभी भी वर्तमान में अगर आपको आईबी बना दिया जाए, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में या रॉ में आपकी जॉब लग जाए, तो आपके अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा, यानी आपकी पूरी फैमिली को पता नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हो। उसी तरीके से जैसे कि आईबी में जॉब लगता है तो आपको एक पान का दुकान खोलकर बैठा दिया जाएगा, या आपको क्या कहते हैं कोठे पे आपकी नौकरी लगा दी जाएगी। कोठी इन द सेंस जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से ही कुछ ब्रांचेस थे। एक था उदास्थित, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सन्यासी लोग का। एक था गृहपतिक यानी किसान के भेष में गुप्तचरी करना, वैदेहिक व्यापारिक रूप में गुप्तचरी करना। और एक थे तापस थे तपस्वी, यानी तपस्वी का रूप धारण करके गुप्तचरी का काम किया करते थे। उसी तरीके से संचार थे, संचार का में थे संतरी यानी काफी प्रशिक्षित लोग होते थे। तीक्ष्ण, रसद ये काफी खतरनाक था, यानी शूट एंड साइड का काम करने का काम रहता था रसद का। ये गुप्तचरी तो करता ही करता था, साथ ही साथ इसके पास ये अधिकार था कि सामने वाले की हत्या भी कर दे। इसके अलावा एक थे प्रवर्जिका, ये प्रवर्जिका भिक्षुणी लोग थे। कहा गया है ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बोला गया है कि जब अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य निकलते थे तो उनकी रक्षा के लिए पुरुष नहीं स्त्रियां रहा करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये हमारी वैश्याएं थी। और कुछ मूवी आप ऐसे देखे भी होंगे कि कुछ वैश्याएं को वो काम करते भी है, गुप्तचर का काम करते भी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये आय प्राप्त करने का, यानी टैक्स किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्राप्त किया जाता था। तो सबसे बेसिक बात आप ये जान लो कि ये बोर्ड पे जो लिखा गया है ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और जो नहीं भी पूछा गया वो भी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। मौर्य साम्राज्य में अब वो सब क्वेश्चन या एग्जाम में वो सब बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, कार्यकाल क्या था। जैसे मैं यहाँ पे कार्यकाल लिख चुका हूँ कि दशरथ का कार्यकाल क्या था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि दशरथ के अलावा भी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और कहा जाता है कि अशोक के उत्तराधिकारी में से 8 ऐसे उत्तराधिकारी हुए जो मौर्य वंश के शासन को आगे बढ़ाया। ठीक है, बशर्ते वो डाउनफॉल नहीं चल रहा था, बट अशोक के बाद भी 8 शासक थे जो शासन किए। तो ये जो क्रियाएं हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आप देखे होंगे, अगर एग्जाम में आप पहले हो गए होंगे तो ये सीता और भाग के बारे में आपसे पूछा गया होगा कि ये भूमि से प्राप्त की जाने वाली कर थी। सीता यानी राजा की भूमि पर खेती करना, जो राजा का भूमि होता था अगर आप उस पर खेती करते हो उससे प्राप्त कर को सीता कहा जाता था। और भाग जो होता था, जो लोग अपनी भूमि पर खेती करते थे स्वतंत्र रूप से, उसे भाग कहा जाता था। तो भाग से टैक्स के रूप में 1/6 से लेकर 1/4 लिया जाता था। और अगर स्वतंत्र रूप से शासन हो, खेती हो या अपनी राज्य की भूमि पर खेती हो, अगर वहां पे राज्य सिंचाई की व्यवस्था करवा दी थी तो वहां से 1/3 के रूप में टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा टैक्स के विभिन्न प्रकार थे। जिस तरीके से आज हमारे पास जीएसटी का 5 स्लॉट है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी टैक्स के स्लॉट थे। और ये तो मैं कुछ चुनकर लिख चुका हूँ 5, इसके अलावा भी थे, कम से कम लगभग 12 से 13 स्लॉट थे। इसमें से क्वेश्चन जो आ चुका है वो मैं लिखा हूँ। एक है बिस्टी। बिस्टी मतलब होता है निःशुल्क या श्रम। निःशुल्क श्रम यानी बेकार, यानी आप काम करवा लिए और मुआवजे के रूप में यानी वेतन के रूप में कुछ नहीं देना, उसे बेकार कहते हैं। एक था बलि, और ये बलि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलि के बारे में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बलि क्या होता था? एक तो बलि होता था पुराने जमाने में, जब आप देखोगे तो बलि मतलब होता था उपहार देना। यहाँ बलि एक प्रकार का धार्मिक कर है और ये बलि पूछा गया है। बलि पूछा गया है, हिरण्य पूछा गया है। हिरण्य मतलब होता है अनाज के रूप में। ठीक है, विपित मतलब होता है चारागाह कर, यानी चारागाह पे के ऊपर भी टैक्स ले। यानी आपको मैं बता दूं कि टैक्स की इतनी सारी प्रकारें थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना सारा तो मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ। इसके अलावा भी कुछ टैक्स थे। मुद्रा की अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की मुद्राएं के बारे में बार बार पूछा गया है, जो एक पन है और एक कारसापन है। पन होता था 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का, और कारसापन होता था, कारसापन में सोने के सिक्के आते थे, चांदी के सिक्के आते थे और तांबे के सिक्के आते थे। यानी मुद्रा व्यवस्था इनकी काफी सुदृढ़ थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा का प्रचलन था वो क्या था? पन था। और एक बात और, मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्या थी? तो अब याद रखना कि वो पाली थी। अब पाली से 2 बात और याद रख लेना। बौद्ध धर्म अपने धर्म का प्रचार पाली भाषा में किए थे, जबकि जैन धर्म अपने धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में करेंगे। तो मैं जस्ट इसके बाद ही जैन और बौद्ध को लेकर आने वाला हूं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 ऐसे धर्म हुए जिनका जन्म बिहार में ही हुआ और प्रचार प्रसार भारत के अलावा कई देशों में हुआ, और इनमें काफी अधिक भूमिका रही मगध डायनेस्टी की, मौर्य डायनेस्टी की और गुप्ता डायनेस्टी की। ये तीनों डायनेस्टी
ने जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को चरम पे पहुंचा दिया। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आएंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं सेना का विभाग। तो सेना का विभाग में ये जो आप देख रहे हो, सेना का विभाग में कितने सारे विभाग हैं, यानी सेना के 6 विभाग थे। पहले थे मौल, अस्थाई सेना रखने को कहता था मौल। 8वीं वनवासी यानी वनवास के रूप में जो सेना काम करती थी। मृतक किराए की सेना, यानी कि जब सरकार को यानी साम्राज्य को जरूरत पड़ी तब वो सेना रख लिए। अमित्र बल, अमित्र बल मतलब होता था बंदी बनाए गए सैनिक, युद्ध जीते जो सेना हमारे पास आ गई उसको हम सेना के रूप में भर्ती कर लिए। और मित्र बल, जब हमें सेना की जरूरत होती थी तो हम पड़ोसी राज्यों से भी सेना को मंगवा लेते थे। तो ये मौर्य साम्राज्य का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले एग्जामों में आप देख रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आते हैं, अशोक से क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और जब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो मौर्य कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर भी मेरे से बन क्यों नहीं रहा। तो नहीं बनने का कारण ये होता है कि आप ये सेक्शन को ओवरलुक करके चले जाते हो, जबकि आपके लिए यही सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, लगे रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कल फिर से आता हूँ और मैं जैन के ऊपर, बौद्ध के ऊपर जिक्र करूँगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में फिर से बात आपको बताते जा रहा हूँ। इतिहास में अगर आप बीपीएससी में बैठ रहे हो, यानी इतिहास का हर एक टॉपिक, यानी अगर बिहार में हो तो अगर बिहार बीपीएससी का बात करें तो स्टार्ट होगा आपको बृहदत्त वंश से, यानी मगध के बाद भी एक वंश थी। ठीक है, लेकिन अगर जीके की तैयारी कर रहे हो तो आप देखते हो किताब में उसके बारे में जिक्र किया नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद हमारे आते हैं क्या, वेद। वेद से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद महाजनपद, इसके बाद आते हैं मगध। ठीक है, तो मगध के बाद आते हैं मौर्य। मैं इतना कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट से, आई मीन टू से कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इतिहास उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके अलावा चले मगध से पूछे जाते हैं, महाजनपद 16 महाजनपद, उससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसके लिए डीप में पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग है। तो ठीक है, हम आते हैं, बात करते हैं जैन और बौद्ध के बारे में। जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन में करता जा रहा हूँ कि आप ये बता दीजिए कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरी को कितने विभागों में बांटा गया था, पहला। और दूसरा कि जो हमारे मौर्य साम्राज्य थे उसके दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट क्वेश्चन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा ही लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंप्रूव करूं। ठीक है, मिलते हैं हम, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, सुरक्षित रहिए।